हेलो दोस्तों, चलो देखते हैं कि कैसे कोल को यूज कर हम बॉयलर से स्टीम जनरेट करते हैं और इस स्टीम से टरबाइन को घुमाकर अल्टरनेटर की मदद से बिजली पैदा की जाती है और साथ ही साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कोल प्लांट और थर्मल पावर प्लांट के बारे में। तो कोल प्लांट में कोयला को यूज किया जाता है। तो कोयला जो होता है वो कोल माइन से लाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ लोकोमोटिव्स और यू कैन से डिफरेंट लोकोमोटिव्स होते हैं जिसकी मदद से लोकोमोटिव्स और यू कैन से मालगाड़ी जिसकी मदद से कोयले को कोल माइन से कोल हैंडलिंग यूनिट में लेकर आया जाता है। वहाँ पे जो ये कोल होते हैं वो जो कोल कोल माइनिंग से लेके आते हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि कोल प्लांट बहुत ही बड़े एरिया में अप्रॉक्स 3 से 4 किलोमीटर के रेंज में फैला होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कोयला को स्टोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एरिया चाहिए होता है। और ये कितने होते हैं अप्रॉक्स 2 से 3 मिलियन टन कोयले को स्टोर करने के लिए 2 से 3 मिलियन टन जो होता है अप्रॉक्स 45 डेज यूज़ होता है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत ही हाई यू कैन से ह्यूज अमाउंट में कोयले को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो एरिया रिक्वायर्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। दैट इज़ अप्रॉक्स 3 से 4 किलोमीटर रेंज में अप्रॉक्स जब भी तुम देखो कोयल प्लांट वो फैला होता है। तो कोयले को मालगाड़ी से लोड कर कोल माइन से कोल वॉशरी में लेकर आया जाता है। कोल वॉशरी में क्या होता है तो कोल की क्वालिटी को इंक्रीज़ की जाती है। ओके, तो जहाँ पे एक्चुअली कोल की वॉशिंग की जाती है और इसे हाई क्वालिटी ऑफ कोल में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं कि जैसे ही ये कोल माइन से कोल वॉशरी में आता है वहाँ इसे एक ग्रिड के ऊपर अनलोड करते हैं। सपोज तुम्हारे पास क्या है कि एक ग्रिड होता है। ग्रिड मीन्स एक दिस इज़ कॉल्ड अ मेस। ठीक है, तो इस मेस में क्या होता है मेस का एक पर्टिकुलर साइज़ होता है कि अगर मान लो कि जो कोल मीन्स ये जो कोल माइन से आ रही है उसके पास क्या होता है डिफरेंट साइजेज़ होते हैं, डिफरेंट साइज़ के कोल्स होते हैं। तो जो मेस का जो साइज़ होता है साइज़ से छोटे कोल्स होंगे वो मेसो के पास कर जाएंगे, जो बड़े कोल्स होंगे वो मेसो के पास नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है ग्रिड के नीचे हुपर लगे होते हैं जिसकी मदद से कोल को बेल्ट कन्वेयर पे लोड किया जाता है। ये कन्वेयर क्या होता है कन्वेयर इज अ मीन्स यू कैन से डिवाइस जिसकी मदद से मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट और यू कैन से सॉलिड ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बेल्ट कन्वेयर बहुत ही लंबा होता है। ठीक है, तो जिसकी मदद से अपन क्या करते हैं कोयले को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम यू कैन से अनलोडिंग सेक्शन से लेके क्रशिंग हाउस तक, और यू कैन से जहाँ भी आपको ट्रांसफ़र करना है उसके लिए अपन बेल्ट कन्वेयर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि कोल की जो साइज़ होती है सपोज ये जो 10 इंच ये जो ग्रिड का साइज़ होता है सपोज 10 इंच है, तो जो भी कोल की साइज़ 10 इंच से ज़्यादा होगी तो उसको क्या करेंगे हैमर मीन्स मैनुअली हैमर से उसके साइज़ को तोड़कर फिर उसको ग्रिड से पास करेंगे और फिर विद द हेल्प ऑफ बेल्ट कन्वेयर उसको एक डिजायर्ड लोकेशन पे ट्रांसफ़र किया जाता है। डिजायर्ड लोकेशन जनरली यहाँ पे क्रशिंग हाउस आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो ये जो कोल मीन्स ग्रिड से डायरेक्टली अनलोड नहीं होता है बेल्ट कन्वेयर पे। इसके बीच में क्या होता है एक हुपर लगा होता है। हुपर क्या होता है जो डायरेक्टली ग्रिड से होकर जो कोल नीचे की ओर गिरता है वो हुपर से पास होते हुए फिर तुम्हारे पास बेल्ट कन्वेयर पे अनलोड होता है। अदरवाइज डायरेक्टली अगर गिरेगा तो क्या होगा बेल्ट कन्वेयर टूट सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वहाँ पे ग्रिड के नीचे हुपर लगे होते हैं और उस हुपर की मदद से कोयले को बेल्ट कन्वेयर पे अनलोड किया जाता है। नाउ इस बेल्ट कन्वेयर की मदद से कोल को क्रशिंग हाउस में ले जाया जाता है। क्रशिंग हाउस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रशर्स होते हैं। जॉ क्रशर्स हो गया, फिर तुम्हारा हैमर मिल क्रशर्स हो गए और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रशर्स होते हैं। तो इस कोल को तोड़ने के लिए हैमर मिल की यूज़ की जाती है। हैमर मिल क्या होता है कोयले को डिफरेंट साइज़ में कन्वर्ट कर देता है। जॉ क्रशर्स क्या करते हैं इसको कोयले को डिफरेंट साइज़ में कन्वर्ट कर देता है। तो कोल क्रशर्स की मदद से कोयले को डिफरेंट साइज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अपने को क्या है कि अपने पास जो भी डिजायर्ड साइज़ ऑफ कोल चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रशर्स होते हैं और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल का डिस्चार्ज साइज सेट क्या होता है और उसके अकॉर्डिंगली कोल को डिफरेंट साइज़ में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इस कोल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बाउल मिल में भेजते हैं जहाँ इसको पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है।
जिसके कारण कोयला जब जलता है तो ऐश फॉर्मेशन भी बहुत कम होता है। ठीक है, कि सपोज मान लो कि तुम्हारे पास फ्यूल है, फ्यूल को बर्न करते हैं तो फ्यूल मान लो ये जो पाउडर कोल है, पाउडर कोल को बॉयलर के फर्नेस में बर्न किया जाता है। और जब भी ये कोई भी फ्यूल जब बर्न करती है तो डायरेक्टली इससे उत्पन्न होने वाली फ्लू गैस को ओपन एटमॉस्फेयर में यूँ ही नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसा करने से पहले ऐसा करेंगे तो क्या होगा, उसमें जो कोल पार्टिकल्स और यू कैन से जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो हमारे सांसों के थ्रू लंग्स में जाकर चिपक जाएगा और दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी डिजीजेज। तो ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। ऐसा करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कोल फ्यूम्स को बड़े बड़े चिमनी से पास करने से पहले उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से पास किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या करता है कि उसमें जो मौजूद लाइट एस पार्टिकल्स, डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स है उसको वो रिमूव कर देता है और फिर जो तुम्हारे पास रिमेनिंग यू कैन से क्लीन फ्यूम्स जो होते हैं उसको अपन बाय द हेल्प ऑफ चिमनीज ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं वेट स्क्रबर्स को भी यूज़ करते हैं फॉर एयरबोर्न पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक, चलो अब बात करते हैं कि जो पाउडर कोल हमने तैयार किया था उसको बॉयलर फर्नेस में एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, जहाँ बॉयलर में ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टीम को जनरेट किया जाता है। स्टीम कैसे जनरेट होती है, तो बॉयलर के नीचे में बॉयलर का जो सेक्शन होता है उसके बॉटम सेक्शन में क्या होता है, तुम्हारे पास ये फर्नेस सेक्शन होता है। फर्नेस में कोयले को बर्न किया जाता है और ऊपर की ओर सेक्शन में क्या होते हैं कि वाटर को ट्यूब लाइन से होकर पास करते हैं। डिफरेंट वेरियस मीन्स पाइपलाइंस होते हैं जिससे होके वाटर को पास किया जाता है और वहाँ से होके स्टीम जनरेट होता है। क्योंकि ये जो हीट होता है, मतलब कोयले को बर्न करने से जो हीट जनरेट होता है उस हीट को यूज़ करके अपन वाटर को इवेपोरेट करते हैं और स्टीम जनरेट किया जाता है। यहाँ पे जो स्टीम जनरेट होती है उसके पास हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर होता है। तो स्टीम के इस प्रेशर को यूज़ करते हैं टरबाइन के ब्लेड को स्पिन और रोटेट करने के लिए। ठीक है, तो टरबाइन के पंखे को घुमाने का कई तरीका होता है, क्योंकि जैसे ही टरबाइन का ब्लेड रोटेट करेगा और फिर उससे अटैच अल्टरनेटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो एक तरीका बात करते हैं कि बहुत ही हाई वेलोसिटी से स्टीम टरबाइन की ब्लेड पर गिरेगी और ब्लेड रोटेट करेगी। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि अपन गिरते हुए पानी को यूज कर ब्लेड को घुमा सकते हैं। तो इस हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से घुमा सकते हैं, इससे घुमाते हैं। मतलब क्या होता है कि सपोज तुम्हारे पास पानी है, पानी को बहुत हाइट से अगर ब्लेड के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ब्लेड रोटेट करेगा और इस तरह से टरबाइन का जो ब्लेड है वो रोटेट करेगा और इस तरह से टरबाइन रोटेट करना, अपना पर्पस जो है टरबाइन को रोटेट करना। तीसरा क्या है कि विंड मिल की मदद से भी टरबाइन के ब्लेड को रोटेट कर सकते हैं, बट वहाँ पे वेरी हाई अमाउंट में विंड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे स्टीम की यूज़ से टरबाइन को रोटेट करते हैं और टरबाइन को वेरी हाई वेलोसिटी से रोटेट किया जाता है। यहाँ हम स्टीम को हाई प्रेशर से ब्लेड पर इम्पैक्ट करवाते हैं और टरबाइन रोटेट करना शुरू कर देता है। टरबाइन तो रोटेट करने लगा। अब बात करते हैं कि बिजली कैसे पैदा होती है। तो जिस सिद्धांत प्रिंसिपल की मदद से बिजली पैदा होती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तो हम सभी को पता है कि जब करंट को पास करते हैं एक कॉइल से होकर, तब उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस या पैदा होती है बाय द यूज ऑफ बार मैग्नेट। बोलने का मतलब करंट की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को तो जनरेट कर सकते हैं। बात करते हैं इसके रिवर्स की, क्या यह पॉसिबल है? इसके लिए एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट माइकल फैराडे 200 साल अप्रॉक्स पहले उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उनके दिमाग में भी ये ख्याल आया था कि इसके रिवर्स से बिजली पैदा हो सकती है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की सोची। तो इसके लिए उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। इसके लिए उसने एक इलेक्ट्रिक कॉइल लिया, उसको करंट मेजरिंग डिवाइस यू कैन से गैल्वेनोमीटर से जोड़ा और फिर दोनों तरफ इलेक्ट्रिक कॉइल के दोनों तरफ मैग्नेटिक बार की मदद से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। जैसे ही उसने कॉइल को रोटेट किया, उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उस कॉइल में और गैल्वेनोमीटर की नीडल रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दी। इस तरह से उन्होंने एक न्यू इन्वेंशन कर दिया कि हाँ ठीक है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देते हो और कॉइल को रोटेट करते हो और रोटेट करोगे तो वहाँ पे बिजली पैदा होती है। तो
तो इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए टरबाइन से बिजली पैदा कर सकते हैं। तो टरबाइन को एक शाफ्ट की मदद से कॉइल से जोड़ा जाता है। तो टरबाइन को एक शाफ्ट की मदद से अपन क्या करते हैं, कॉइल को जोड़ दिया जाता है। जैसे ही स्टीम हाई प्रेशर से ब्लेड को रोटेट करता है, टरबाइन बहुत ही हाई वेलोसिटी से रोटेट करता है। सिमिलरली कॉइल जो उससे टरबाइन से अटैच है वो भी बहुत हाई वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है, और साथ ही साथ रोटेट करने के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इस तरह से बिजली पैदा होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उस, जैसे अपन क्या बात करते हैं, हमारे घर में जो डीजल मीन्स यू कैन जनरेटर में क्या होता है कि अपन डीजल को यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल, और वहाँ पे क्या किया जाता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे हम लोग स्टीम को यूज़ कर रहे हैं एज ए फ्यूल, स्टीम यू कैन से कोल को यूज़ कर रहे हैं एज ए फ्यूल। कोल से अपन स्टीम जनरेट करते हैं, स्टीम से अपन टरबाइन को रोटेट किया जाता है। टरबाइन को रोटेट करना, दिस इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। और इस मैकेनिकल एनर्जी से अपन मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से तुम्हारे क्या होता है, बिजली पैदा होती है। सो हमने एक ब्रीफ में देखा कि कैसे बिजली पैदा होती है। ओके, थैंक यू। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स, बाय।